15 मोस्ट इंपॉर्टेंट वो प्रश्नों को हम जानेंगे जो क्लास 11 के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर के वो चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाले हैं जिसको जानना और जिसको पढ़ना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। परिभाषा हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट नियम हो, चाहे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो, चाहे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो, उन सभी को हम सीखेंगे जी। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है मात्रक एवं मापांक। तो इस चैप्टर के आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट वो प्रश्नों को हम जानेंगे जो क्लास 11 के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर के वो चुनिंदा इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन को कराने वाले हैं जिसको जानना और जिसको पढ़ना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं आपको फिर से कह दे रहा हूं कि पेपर में इस चैप्टर से यहीं से आएंगे। ये वन शॉट वीडियो है। अब हमसे सोच लिया है कि हम आपको चैप्टर वाइज सभी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जान लेंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंट परिभाषा हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट नियम हो, चाहे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो, चाहे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो, उन सभी को हम सीखेंगे जी, सभी को सीखेंगे। तो चलिए क्लास 11 के हमारे सभी स्टूडेंटों से मैं दो चीजें आपसे कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि मैं जानना चाहता हूं कि क्लास 11 के जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ाई कर रहे हैं और जो सीरियस है अपने लाइफ के प्रति। तो वो सभी जो ये क्लासेस देख रहे हैं वो सबसे पहले तो अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी जो प्रेजेंट अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना हाजिरी जरूर बना ले। तो हाजिरी में आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। दो काम हमने यहाँ पे ला दिया है। तो ब्रदर सर क्लास 11 का ये हमारा चैनल है, आप सभी को जानते हैं कि पर्सनली इस पर क्लास 11 के स्टूडेंटों को ये स्टडी हम कराते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जो पुराने हो तो कर ही दिए होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला कार्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। और दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टूडेंट यह वीडियो देख रहे हैं वो अपना प्रेजेंट बनाने के लिए कमेंट में जाकर प्रेजेंट जरूर बनाएं। अब क्या आपको कमेंट में लिखना है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। सपोज इट मान लेते हैं आपका नाम है मान लेते हैं आपका नाम है प्रदीप, तो आपको लिखना है प्रेजेंट, आपको लिखना है प्रेजेंट प्रदीप, ठीक है। तो प्रेजेंट प्रदीप इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर आपका मान लेते हैं आपका नाम है प्रिया, तो आप लिखेंगे प्रेजेंट प्रिया। तो इस तरीके से सभी जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो अपना प्रेजेंट जरूर बना लेंगे। अभी तुरंत आप कमेंट कर दीजिएगा पहले, ठीक है, जिससे कि हम भी आपका नाम जान सकें कि आपका नाम क्या है। और जो कंसिस्टेंसी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका हमें नाम पता चल जाएगा तो अच्छा लगेगा। हो सकता है वीडियो में हम आपका नाम भी ले, ठीक है। तो ये सब चीजें हम करेंगे जी, पूरी तरीके से हम डिटेल में सब कुछ अब सोचकर हम लेकर चल रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे मात्रक एवं मापांक चैप्टर है, वन शॉट वीडियो है। पेपर में 100% यहीं से आएंगे, ये भी मैं बता दे रहा हूं। 95% लाने का मेरा मकसद है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो क्लास 11 का फिजिक्स का पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कह रहा है कि भौतिकी क्या है, इसके क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। भौतिकी, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स ही नहीं पता कि क्या है तो क्या फायदा। तो इसीलिए मैं पहला हमारा टॉपिक है कि भौतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स का हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं, जिसमें से सबसे आसान हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आसान डेफिनेशन आपको याद कर लेना है, क्या है भौतिकी मतलब फिजिक्स क्या। तो फिजिक्स की परिभाषा में क्या लिखा है कि भौतिक का वह विज्ञान, देख लीजिए भौतिकी, यहां पे भौतिकी लिखना चाहिए, भौतिकी। तो भौतिकी वह विज्ञान है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय और उनकी आपसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वही हमारा भौतिकी है। मतलब भौतिकी वह विज्ञान है, भौतिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम पदार्थों का, ऊर्जा का, स्थान का, समय का, इन सभी का अध्ययन करते हैं और इनके बीच इनकी आपसी क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। समझ में आ गया। या हम दूसरा डेफिनेशन आपको बता दें, दूसरा डेफिनेशन ये भी आप कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। भौतिक विज्ञान, ये भी आप परिभाषा बोल सकते हैं कि भौतिक
विज्ञान, भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक क्या है? एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत प्रकृति, जिसके अंतर्गत मतलब भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति का हम अध्ययन करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं। और प्रकृति में होने वाली होने वाली सभी घटनाओं सभी घटनाओं का हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। सभी घटनाओं का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा? भौतिकी कहलाएगा। मतलब भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं। प्रकृति में पदार्थ भी है, ऊर्जा भी है, स्थान भी है, समय है, ये सब प्रकृति में आ जाएंगे। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वही फिजिक्स है जी। जैसे हम चल रहे हैं तो ठोकर लग गई तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, तो ये क्यों गिर रहे हैं? अगर मान लेते हैं कि सेव है, वो पेड़ से टूटा तो नीचे ही क्यों गिरा? ये सभी घटनाएं हो रही हैं। प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आ रहा है, ये सभी घटनाएं हैं। तो इस घटनाओं का अध्ययन करना, ये सब फिजिक्स कहलाएगा। तो दो डेफिनेशन हमने बता दिया। पहला, भौतिकी वह विज्ञान है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय और उनकी आपसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वही फिजिक्स है। या हम दूसरा कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वही फिजिक्स है जी। तो आशा करता हूं कि आपको डेफिनेशन आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसी घटनाएं हमने बता ही दिया। घटनाएं बहुत सारी हैं। मान लेते हैं आप बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है, अचानक से बस रुकने पर आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो क्यों आपने आगे की ओर झुके? ये भी एक घटना है। तो ये घटनाएं क्यों हो रही है? मान लेते हैं पेड़ से आम टूटा तो आम नीचे ही क्यों गिरा, आम ऊपर क्यों नहीं चला गया? तो ये भी एक घटनाएं है। तो ये सभी घटनाओं का अध्ययन हमें करना है, तो वो फिजिक्स कहलाएगा। अब आ जाता है कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, मतलब फिजिक्स के पिता कौन है, फिजिक्स के जनक कौन है। तो ये बात आपको याद रखना है कि भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, जो फादर हैं, जो पिताजी हैं, वो एल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। किनको? एल्बर्ट आइंस्टीन को। याद रखेंगे कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, मतलब चिर सम्मत भौतिकी है, पुरानी जो फिजिक्स है, उसके पिता कौन है? वो न्यूटन साहब है, न्यूटन है जी। परंतु अभी मॉडर्न फिजिक्स के पिता, आधुनिक फिजिक्स के पिता हम किसे मानते हैं? तो वो हम मानते हैं आइंस्टीन को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगली बात आपको याद रखना है, यहाँ पे एक दो चीजें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी सुन लीजिएगा। भौतिकी, जो भौतिकी है मतलब फिजिक्स है, तो फिजिक्स के मुख्य क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं फिजिक्स के मुख्य प्रकार हैं। तो मुख्य प्रकार कौन है? तो इसके मुख्य प्रकार यहाँ पे 5 हमने लिख दिया है। पहला फिजिक्स का प्रकार है जो है यांत्रिकी, दूसरा है हमारा तरंग एवं ध्वनि, तीसरा है हमारा गुरुत्वाकर्षण, चौथा है विद्युत और चुंबकत्व, और पांचवा है हमारा आधुनिक भौतिकी। तो ये फिजिक्स को 5 भागों में बांटा गया है। अब यांत्रिकी में हम क्या पढ़ेंगे जी? तो यांत्रिकी में हम गति के बारे में जानते हैं, बलों का अध्ययन करते हैं, गति और बल का अध्ययन करते हैं, मशीनों के बारे में भी यांत्रिकी में जानेंगे। दूसरा, तरंग और ध्वनि में क्या जानेंगे? तो तरंग और ध्वनि में तरंगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वही लिख दिया है, ध्वनि और तरंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ध्वनि और तरंग का अध्ययन करते हैं। तीसरा हमारा आता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में हम क्या जानेंगे? पृथ्वी के बारे में जानेंगे, ग्रहों के बीच के जो घटनाएं हो रही है उनका अध्ययन करते हैं। तो क्या लिखा है? ग्रह और पिंडों की गति का अध्ययन करते हैं। विद्युत और चुंबकत्व, विद्युत और चुंबकत्व में क्या जानेंगे? हम बिजली के बारे में जानेंगे, चुंबकत्व, चुंबक के बारे में हम जानेंगे। तो हमने क्या लिखा है? बिजली और चुंबक का अध्ययन करते हैं इसमें। और आधुनिक भौतिकी में हम परमाणु के, अणु का और कणों का अध्ययन करते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। अब दो बातें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाबू बात को यहाँ पे नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। जो आपका फिजिक्स है ना,
चलिए, ये सभी बेसिक कुछ बातें हम इंपॉर्टेंट तो ले चल रहे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट के साथ जो बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हर कोई नहीं बताएगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिजिक्स है, फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। क्या? तो एक हमारा है क्लासिकल, एक हमारा क्लासिकल फिजिक्स, एक हमारा क्लासिकल फिजिक्स में बांट दिया गया है, और दूसरा एक हमारा बांटा गया है मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है क्लासिकल फिजिक्स, एक हमारा होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को चिर सम्मत भौतिकी हिंदी में कहते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स को ही आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि जो क्लासिकल फिजिक्स है यही हमें क्लास 11th में पढ़ना है। क्लासिकल फिजिक्स को हमें क्लास 11th में पढ़ना है, और मॉडर्न फिजिक्स को हमें क्लास 12th में पढ़ना है। लगभग मैं कह सकता हूं, लगभग की बात कर रहे हैं कि लगभग 90% या 95% कह सकते हैं जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं वो सभी हमारे क्लासिकल फिजिक्स में आता है। और इसमें भी मॉडर्न फिजिक्स जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं ना, उसमें से लगभग हम कह सकते हैं कि 80% जो सिलेबस है वो सभी हमारे क्लास 12th का जो सिलेबस है वो मॉडर्न फिजिक्स से ही है, और केवल 10 से 15%, 20% ये क्या है, क्लासिकल फिजिक्स से भी लिया गया है क्लास 12th में। तो ये सब बातें आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्लास 11th में आपको क्लासिकल फिजिक्स पढ़ना होता है, क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। अब इसमें क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, गति के बारे में जानेंगे, ग्रहों के बारे में जानेंगे, ठीक है, इन सभी के बारे में जानेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में हम विद्युत के बारे में जानेंगे, चुंबक के बारे में जानेंगे, कण के बारे में, परमाणु के बारे में, अणु के बारे में सब जानेंगे, तो वो हमारा मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। एक और बात याद रखेंगे, क्लासिकल फिजिक्स के जो पिता है, क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर है, जो जनक है, वो कौन है, वो न्यूटन है, ठीक है। वो कौन है जी, न्यूटन है। और जो मॉडर्न फिजिक्स के जो पिता हैं, पिता मतलब जनक है, फादर है, वो कौन है, तो आइंस्टीन है, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन है। तो मैं आशा करता हूं इतनी बेसिक बात पता चल गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बेसिक ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए होंगे, और ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये कुछ बेसिक बातें थी जिसको आपको जानना जरूरी था, जो कि हमने आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं कह सकता हूं कि बार बार एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एसआई इकाई क्या है, उदाहरण दे। एसआई इकाई क्या होता है, एसआई इकाई को एसआई मात्रक भी कह सकता है। तो एसआई इकाई क्या है या एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई, एसआई का मात्रक क्या, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की इकाई, ठीक है। तो ये क्या होता है जी, इसका परिभाषा हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए। सीधी बात लिखा गया है कि एसआई इकाई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वह मानक, वह मानक इकाई होता है। मानक इकाई मतलब माना गया मात्रक होता है या माना गया इकाई होता है, जिसे विश्व भर में, जिसे पूरे वर्ल्ड में, जिसे पूरे विश्व भर में किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए स्वीकार्यकरण, मतलब स्वीकार्यकरण किया गया है। मतलब सीधी बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लेते हैं लंबाई है, ठीक है। तो लंबाई को किससे हम मापते हैं, तो मीटर से। तो वैज्ञानिकों ने, सीधी बात, पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिक एक जगह बैठे थे, तो उन्होंने क्या कहा, फ्रांस के पेरिस में बैठे हुए थे, तो वहां पर ही उन्होंने बता दिया, पूरे वैज्ञानिकों ने मान लिया कि लंबाई को जो हम मापेंगे ना, वो हम मीटर में ही मापेंगे, और ये पूरे विश्व में लागू होगा कि कहीं भी अगर किसी की लंबाई मापेंगे तो वो हम मीटर में मापेंगे। तो अगर मीटर में माप रहे हैं तो ये जो इकाई है इसी को हम एसआई इकाई कहेंगे। तो उसको किस नाम से जाना गया, एसआई मात्रक, एसआई इकाई से जाना गया। तो वही लिखा गया है, एसआई इकाई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वह मानक, मानक क्या होता है, इकाई होता है, जिसे विश्व भर में किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए स्वीकार है। कि कोई भी भौतिक राशि, लंबाई एक भौतिक राशि है, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए स्वीकार है।
मतलब कोई भी भौतिक राशि है ना, तो उसको मापने के लिए एक ऐसा मात्रक दे दिया गया जिसको पूरा विश्व मानेगा। तो वही जो जो जिस वही मात्रक को ना हम एसआई मात्रक कहते हैं। ऐसा मात्रक जिसको पूरा विश्व मानेगा, तो उस मात्रक को हम एसआई इकाई कहेंगे या एसआई मात्रक कहेंगे। ठीक है। ऐसा कितना दे दिया गया, तो ऐसे हमें 7, यहाँ पे आपको याद रखेंगे कि 7 हमें मूल मात्रक यहाँ पे दिए गए, मूल राशियां। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, 7 मूल राशियां यहीं से दिए गए, और 7 मूल राशियों का यहाँ पे मात्रक भी हमें बता दिया गया कि देख लीजिए ये 7 क्या है, ये 7 हमारे, ये हमारे 7 क्या है, मूल राशियां हैं जिसको हमेशा इससे मापा जाएगा। तो मूल मात्रक दिया गया, मतलब सीधी बात कहे ना, तो 7 ऐसी राशियां बता दी गई जिसको हम 7 मूल मात्रकों द्वारा मापेंगे और वो पूरे विश्व में होगा। जैसे उन्होंने, वैज्ञानिकों ने क्या कहा, सबसे पहले कहा कि लंबाई। अगर मान लेते हैं किसी भी लंबाई को हमें मापना है ना, तो हम किससे मापेंगे, तो वो हम मीटर से मापेंगे जी। वो किससे मापेंगे, हम किससे मापेंगे, तो वो हम मापेंगे मीटर से, जिसको हमने किससे दर्शाया है, तो एम से दर्शाए हैं। ठीक है, एम से दर्शाए हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हेलो। जी सर। हेलो। क्या सर? हाँ जी सर, आप आ जाइए लगभग 45 मिनट बाद आप आ जाइए। जैसे अभी हम क्लास में ही ले रहे हैं, तो वीडियो में आप मतलब कॉल पे ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लास चल रहा है, ऑन ही है हमारा। तो मैंने सोचा रिसीव कर लेते हैं, नहीं तो आप कहीं गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है सर। तो जैसे ना हमारा 10 बजे से फिर हमें कॉलेज में जाना है अपने। ठीक है। नहीं, यहाँ पे जो ललिता कॉलेज है यहाँ पे पास में। ल- ठीक है, जब भी आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, ओके। जस्ट अ सेकंड में दोस्त, थोड़ा सा आपसे समय चाहूंगा। थोड़ा सा आप समय दे दीजिएगा हमें। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, वैसे पानी उनी पी सकते हैं आप। ठीक है ना, पानी पी सकते हैं। क्या है ना कि ये कॉल रिसीव करना बहुत ही जरूरी था। जानते हैं क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि एक टीचर है हमारे पास के ही। ठीक है। तो हुआ ये था कि वो 2 दिनों से हमसे मिलना चाहते हैं। और दिक्कत ये हो गया है कि जैसे कि एक दिन हमने कहा कि हाँ मिल लेते हैं आपसे, तो उस दिन मुझे इम्पोर्टेंट कुछ काम आ गया। तो मैंने, इम्पोर्टेंट काम नहीं, आपकी क्लासेस लेनी थी। तो उसके वजह से मैंने कह दिया सर आज टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम नहीं मिल पाएंगे आज, कल मिल लेते हैं हम। ठीक है, अब मतलब हमने कहा कि शाम को आप आइए, शाम को मिल लेते हैं। आज शाम को भी जब सर ने कॉल किया तो उस समय पर मुझे कहीं रिसेप्शन में जाना था। तो उसके लिए फिर से हमने कह दिया कि सर आज तो फिर शाम को हम कहीं जा रहे हैं, आप कल सुबह आ जाइए। तो अब सर ने सुबह में कॉल नहीं किया हमें। तो फिर आज देखिए सुबह में मुझे लगा कॉल नहीं किए, और लगभग अभी बज रहे हैं 8:30, तो इस टाइम पे कॉल कर दिए हैं। तो अगर नहीं उठाते तो उनको लगता कि मतलब हो सकते हैं कुछ भी सोच सकते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलिए कोई नहीं, क्लासेस में ही सही बट हम कॉल रिसीव जरूर करेंगे। तो कॉल रिसीव कर लिए, मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा आपका समय लगा, बट कोई नहीं दोस्त। हमने आपको यही बता रहे थे कि लंबाई को पूरे विश्व भर में किससे किससे माना गया, कि मीटर से हम मापेंगे। दूसरा बात है कि द्रव्यमान, दूसरा है ना द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को किससे मापा गया, तो द्रव्यमान को किलोग्राम से, किलोग्राम से, किलोग्राम से मापा गया, जिसको केजी से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। कोई भी द्रव्यमान, मान लेते हैं आप आलू खरीद रहे हैं, तो 2 केजी आलू दे दीजिए। तो 2 केजी, ये क्या है, एसआई मात्रक है। ठीक है, पूरे विश्व भर में लागू होगा। तीसरा इन्होंने दे दिया जो है समय। तो समय को जो हम मापते हैं ना, तो उन्होंने कह दिया कि समय को हम सेकेंड से मापते हैं, सेकेंड से मापते हैं, और इसको एस से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है। तीसरी चौथी बात यहाँ पे हमें तापमान दे दिया गया, तापमान, जिसको तापमान को केल्विन से मापने के लिए कह दिया गया।
केल्विन से मापने के लिए कह दिया गया, इसको के से प्रदर्शित किया गया। अगला हमारा अगला पांचवा हमें पदार्थों की मात्रा, पांचवा हमारा दे दिया गया पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा किससे हम मापते हैं? तो पदार्थों की मात्रा को हम मूल से मापा जाता है जी। अब मूल को m से प्रदर्शित करते हैं, मूल को हम m से प्रदर्शित करते हैं। छठा हमारा दे दिया गया जो है ज्योति तीव्रता। छठा हमारा दे दिया गया ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता को हम कैंडिला से मापते हैं। तो कैंडिला जिसका हम CD से व्यक्त करते हैं। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। एक और है जिसको मैं कहाँ पे लिख दूं दोस्त? नीचे तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सातवां जो हमारा याद रखेंगे आप, सातवां जो है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं? तो विद्युत धारा को एम्पीयर से मापा जाएगा। ये वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया? एम्पीयर को ए से प्रदर्शित कर दिए। तो ये 7 भौतिक राशि, 7 मूल राशियां इन्होंने बताया, जिसका 7 मूल मात्रक बता दिए। कि अगर मान लेते हैं कोई कपड़ा है, तो कोई कपड़ा को अगर हमें मापना है कि ये कितना मीटर है, मान लेते हैं ये 2 मीटर है, तो हम इसको कपड़े को किससे मापेंगे? तो मीटर से मापेंगे हर जगह, पूरे इंटरनेशनल सिस्टम, पूरी पद्धति में, पूरी जगह, पूरे विश्व में। अगर मान लेते हैं हमें 2 केजी आलू खरीदना है, तो 2 केजी आलू के लिए, आलू क्या है? द्रव्यमान है। 2 केजी क्या है? द्रव्यमान है। तो आलू को हम किलोग्राम में लेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर हमें मान लेते हैं समय को जानना है कि समय कितना हो रहा है, तो समय को हम सेकेंड में मापेंगे, ठीक है। अगला आता है तापमान को हम किस में मापेंगे? तो सेल्सियस में भी मापते हैं हम, बट पूरे विश्व में जो होगा वो केल्विन होगा, केल्विन को मानेंगे हम। फिर पदार्थों की मात्रा, कोई भी पदार्थ है उसकी मात्रा को कैसे मापेंगे? तो मोल से मापेंगे। जब बहुत बड़ा बड़ा अंक होता है ना, तो उससे मोल से मापा जाता है। अगला आता है ज्योति तीव्रता को किससे मापेंगे? तो कैंडिला से मापेंगे। और विद्युत धारा को हम किससे मापेंगे? तो विद्युत धारा का जो मतलब मात्रक होगा वो क्या होगा? एम्पीयर होगा। कभी भी मान लेते हैं कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो हम बता देंगे किसमें? एम्पीयर में हम बताएंगे कि 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है या 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। बात आप समझ रहे हैं? तो ये चीजें बताई गई। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एसआई मात्रक के बारे में इतना जानना था। चलिए दोस्त, तो आशा करता हूं कि क्लास 11 के हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये हलवाबाजी यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपसे क्लास 11 में पूछे गए हैं। सभी, जब बहुत सारे मैंने टीचर को देखा, वो सभी बेसिक से पूरा वो करा रहे हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं कि क्लास 11 के स्टूडेंट जो हैं वो चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना। सर हमें स्मार्ट स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें कवर करना है, जिसको हम पढ़कर कम समय में एक अच्छा नंबर ला सके। इसलिए हमने सोचा कि अब चैप्टर वाइज हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराएंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन को कराएंगे, जहां से पेपर में आएंगे स्मार्ट वर्क करके एक अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाए। इसीलिए भले ही 1.5 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, बट हम आपको अच्छे तरीके से हम सभी टॉपिक को कवर कराएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो आ जाता है, अगला आप क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला हमारा कह रहा है विमीय विश्लेषण क्या है इसके कैसे प्रयोग किया जाता है। विमीय विश्लेषण मतलब आयामी विश्लेषण भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो विमीय विश्लेषण कहे या आयामी विश्लेषण, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो विमीय विश्लेषण या आयामी विश्लेषण क्या होता है समझिएगा। तो विमीय विश्लेषण वह तरीका है, ठीक है, विमीय विश्लेषण एक तरीका है। तो विमीय विश्लेषण वह तरीका है जिसे किसी भी भौतिक राशि का आयाम मतलब ये होता है बीमा। तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा को उसके मूल मात्रक जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब आयामी विश्लेषण एक तरीका है। हमने क्या बताया कि जो आयामी विश्लेषण है ना, आयामी जो हमारा विश्लेषण है,
आयामी जो हमारा विश्लेषण है ना, तो आयामी विश्लेषण क्या है, एक तरीका है। एक क्या है जी, आयामी विश्लेषण एक तरीका है। अब इस तरीके की सहायता से हम क्या करते हैं, आयामी विश्लेषण एक तरीका है जिससे कोई भी भौतिक राशि है ना, जिससे कोई भी भौतिक राशि है, तो किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का उसके मूल मात्रकों द्वारा, उसके मूल मात्रकों द्वारा हम क्या करते हैं, उसे मूल मात्रकों के रूप में हम व्यक्त करते हैं। समझ रहे हैं, आयामी विश्लेषण वह तरीका है जिसकी सहायता से किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों के रूप में हम व्यक्त करते हैं। मूल मात्रक मतलब जैसे लंबाई को L से, समय द्रव्यमान को M से, और जो समय है उसको T से मापेंगे, T के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे एक फॉर्मूला है वेग का, अगर हम वेग निकालें, थोड़ा एग्जांपल आप समझिएगा दोस्त, जैसे ये एग्जांपल नहीं समझेंगे तो ये परिभाषा ऐसे याद नहीं होगा, आप समझिएगा। वेग का क्या फॉर्मूला होता है, वेग बराबर v इक्वल टू क्या होता है, d बाई टी होता है। d जहां पर क्या है, विस्थापन है, और t क्या है, हमारा समय है। ठीक है, ये वेग का फॉर्मूला है। तो विस्थापन जो है, विस्थापन को किससे मापते हैं, तो विस्थापन मतलब लंबाई एक हो गया, एक दूरी हो गया विस्थापन, तो विस्थापन एक दूरी ही है ना, तो दूरी को किससे मापते हैं, तो वो हम मापते हैं मीटर से। ठीक है, मीटर से मापते हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम लिख दे रहे हैं मीटर। ठीक है, और समय को हम किससे मापते हैं, तो समय को हम टी, समय को मतलब यहाँ पे समय को हम सेकेंड से मापते हैं। समय जो टी क्या है, यहाँ पे समय है, तो इसको हम सेकेंड से मापते हैं। यही तो बात है ना, यही तो बात है कि कोई भी भौतिक राशि, हमने क्या बताया, आयामी विश्लेषण वह तरीका है जिसमें किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये हमारा मूल मात्रक है ना, तो इसको हम व्यक्त करेंगे। अब मूल मात्रक को, ये मूल मात्रक है, इसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो मूल मात्रक में जो लंबाई होगा उसको एल से दर्शाएंगे। तो लंबाई एल, मीटर मतलब क्या है, मीटर किसका है जी, मीटर लंबाई को ही तो मीटर में मापते हैं ना, तो इसलिए मीटर को हम एल से दर्शा देंगे। और जो समय है, देख लीजिए यहाँ पे जो समय है, समय को हम टी से दर्शाएंगे। तो सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय को ही तो सेकेंड से मापते हैं ना, तो समय को हम टी से बता देंगे, तो एल टी होगा ना। अब देखिए ये एल टी ही क्या है, एल टी ही हमारा क्या है, बीमीय विश्लेषण है। अब इसको अगर हम चाहें तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, तो इसको हम एल लिख सकते हैं, और ये टी है, तो टी के पावर में कुछ नहीं है तो वन है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो एल एल टी माइनस वन हो जाएगा। तो एल टी माइनस वन हुआ ना, यही हमारा बीमीय विश्लेषण हो जाएगा, या बीमीय सूत्र भी हम कह सकते हैं। तो हमने यही बताया कि बीमीय विश्लेषण वह तरीका है जिसमें किसी भी भौतिक राशि का उसके मूल मात्रकों के रूप में हमें व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, मूल मात्रकों के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे मूल मात्रक जो है, किसी भी भौतिक राशि का जो मूल मात्रक है उसके रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अब मूल मात्रकों को याद रखेंगे, लंबाई को एल से, द्रव्यमान को हमेशा एम से, और समय को हमेशा टी से हमें इसमें जो विमीय विश्लेषण है इसमें व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करने का तरीका है कि लंबाई को कैपिटल एल से, द्रव्यमान को कैपिटल एम से, और समय को कैपिटल टी के रूप में व्यक्त करेंगे। किसमें, आयामी विश्लेषण में। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, तो ये एग्जाम्पल आप जरूर लिख लीजिएगा। इसमें दो तीन बातें हैं आपको जानना जरूरी है। पहला, बीमीय विश्लेषण का प्रयोग। अब बीमीय विश्लेषण का प्रयोग, इसके निम्नलिखित प्रयोग होते हैं। पहला हमारा क्या है कि इस सूत्र का मतलब किसी सूत्र का सही व गलत की जांच करने में किया जाता है। मतलब बीमीय विश्लेषण की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सूत्र सही है, कौन सा सूत्र गलत है। ये इसका जब बीमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग पढ़ेंगे ना, तब उसमें बताया जाता है। दूसरा आपको याद रखेंगे, नए सूत्रों का अनुमान लगाने में भी इसका ही उपयोग, इसकी सहायता से ही हम नए सूत्रों का उत्पादन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। और तीसरा याद रखेंगे कि गणनाओं में मात्रकों का संगतता देखने के लिए भी किया जाता है। तो गणनाओं में जो मात्रकों की संगतता को देखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखेंगे।
तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कुछ पॉइंट है जिसको याद करना था। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि आयामी विश्लेषण वह तरीका है जिसमें किसी भी भौतिक राशि के भौतिक राशि को मूल मात्रकों के रूप में हम व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे ये वेग एक मूल मात्रक, सॉरी, एक भौतिक राशि है। अब वेग को हमने मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त कर दिए, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आयामी विश्लेषण का तरीका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, ले लिए होंगे ना। तो ये बातें आपको सभी को याद रखना है। चलिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम कुछ चीजें आपको बता दे रहे हैं। देखिए मतलब दूरी जो है ना, यहाँ पे मैं बता दूं एग्जांपल में, ये आप याद कर लीजिएगा। दूरी जो है, दूरी को हमने किससे दर्शाया था, दूरी को हमने डी से दर्शाया था। तो दूरी का जो आयाम होता है ना, दूरी का आयाम, दूरी का जो आयाम होता है उसको हम किससे, उसको हमेशा एल से हम दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा याद रखेंगे, समय जो होता है, समय का, समय मतलब टी, तो समय जो टी का, समय का जो आयाम होता है, समय का जो आयाम होगा ना, उसको हमेशा हम कैपिटल टी से दर्शाएंगे। और इसी का अभी हमने क्या निकाला था, वेग का, हमने क्या निकाला था, वेग का आयाम निकाला था। तो वेग, वेग जो है जिसको भी से दर्शाए थे, तो वेग का आयाम कितना निकला था जी, आयाम कितना निकला था, तो वेग का जो आयाम मतलब बीमा जो निकला था वो क्या निकला था, एल टी माइनस वन निकला था। तो ये है जी। तो आयाम का मतलब होता है बीमीय, बीमीय सूत्र या बीमा हम कह सकते हैं। तो दूरी का बीमीय सूत्र एल होता है, समय का बीमीय सूत्र टी होता है, अब वेग का बीमीय सूत्र एल टी माइनस वन होता है। समझ गए ना, तो ये सभी बातें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हर बार पूछा जाता है, हर बार। क्या पूछा गया है कि मापन की त्रुटि, मतलब मापन त्रुटि के प्रकार लिखिए। अब जब भी हम कोई चीज मापते हैं तो उसमें त्रुटि हो जाती है, तो त्रुटि कितने प्रकार से होता है उसको हमें बताना है। तो मोस्टली यहाँ पे त्रुटि है ना, वो सभी एक जैसे ही लगते हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, तो देख लीजिए वो भी हम जान लेते हैं। तो मापन त्रुटि के प्रकार, तो इसके कितने, इसके निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं। मापन त्रुटि के तीन प्रकार होते हैं, तीन तरीके से गलतियां होती हैं मापने में कोई भी चीज का। पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटि, जिसे हम नियत त्रुटि कहते हैं। दूसरा हमारा होता है यादृच्छिक त्रुटि या आकस्मिक त्रुटि भी इसे कहते हैं। अगला आता है मानविक त्रुटि। अब देख लीजिए, क्रमबद्ध त्रुटि या नियत त्रुटि किसे कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे कि यह त्रुटि सदैव एक ही दिशा में होता है। यह त्रुटि सदैव एक ही दिशा में होगा, एक ही तरफ से होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब कोई भी मशीन है जिससे हम माप रहे हैं, जिसे हम तौल रहे हैं, तो वो मशीन ही खराब हो। अगर मशीन खराब होगा तो वो हमेशा रीडिंग जो है वो गलत बताएगा, हमेशा माप गलत बताएगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि क्रमबद्ध त्रुटि या नियत त्रुटि का मतलब क्या होता है कि यह त्रुटि सदैव एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा। जिसका कारण क्या होता है, इसका कारण आप जान लीजिए कि उपकरण की खराबी होगी, तभी जाकर ये क्रमबद्ध त्रुटि होगा, या गलत कैलिब्रेशन हो जाएगा, गलत गणना हो जाएगा तब ये हो सकता है, या प्रयोगों की विधि में भी गलती हो जाएगी तब ये क्या होता है, नियत त्रुटि होती है। तो ये तीन आपको मोस्टली मान लेना है। उदाहरण में क्या है, मापने वाले यंत्र का स्केल ठीक से सेट ना होना। अब मापने वाला जो स्केल है वही ठीक से सेट ना हो, तो जब सेट नहीं होगा तो वहां पे नियत त्रुटि होगा कि नहीं होगा, वहां पे जो त्रुटि हो जाएगा वो नियत त्रुटि कहलाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब सीधी बात कहें कि मशीन ही खराब है, कोई भी चीज माप रहे हैं, अब मशीन ही खराब है तो हमेशा गलत ही बताएगा। समझ रहे हैं ना, तो यही बात है जी। तो उस गलती को हम क्या कहेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि या नियत त्रुटि कहेंगे। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा हमारा आता है यादृच्छिक त्रुटि या आकस्मिक त्रुटि। ये त्रुटि आकस्मिक मतलब होती है कभी कभी ये त्रुटि हो जाती है। जैसे जैसे कि यह त्रुटि अनियमित और बेतरबित होती है, मतलब ये जो त्रुटि होती है अनियमित होता है, कभी कभी हो जाता है।
कैसे हो जाएगा? तो ये इसका कारण क्या होता है कि प्रयोगों में और नियंत्रित परिस्थितियों में, ठीक है, प्रयोगों में और नियंत्रित परिस्थितियों में हो जाता है। जैसे कि जब इसका मतलब क्या है प्रयोगों में या नियंत्रित परिस्थितियों में, जैसे कि हाथ अगर कांपने लगे, हाथ अगर कांप, मान लेते हैं आप 5 केजी का उठा रहे हैं, 5 केजी तौल रहे हैं, ठीक है, तो 5 केजी उठाएंगे तो हाथ आपका थोड़ा सा कपने लगेगा, तो वो बैलेंस बनाने में और थोड़ा सा हमें नजरों से देखने में भी कुछ हम कमी बता सकते हैं। मान लेते हैं 5 केजी हमें तौलना है, अब 5 किलो, 5 के हमने कितना तौल दिया, 5 किलो, 5 केजी हमें हमें किसी को देना है, और जब हम हाथ से तौल रहे हैं तो मान लेते हैं 5.60 केजी हो गया, तो हमने 60 ग्राम उनको अधिक ही दे दिया। तो ये त्रुटि कभी कभी हो जाती है, तो इस त्रुटि को भी हम क्या कहेंगे, इस त्रुटि को यादृच्छिक या आकस्मिक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो हाथ के कांपने से हो सकता है, इंसानी दृष्टि या ध्यान की गलती से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे उदाहरण, थर्मामीटर पढ़ते समय 0.1 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव। अब थर्मामीटर, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके आंखों की थोड़ी दृष्टि सही नहीं है, तो वो थर्मामीटर में देखते हैं ना, तो वो एक डिग्री सेल्सियस 0.1 को, 0.2 को वो छोड़ देते हैं, तो ये गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी जो गलती होंगी, ये सभी क्या कहेंगे, आकस्मिक त्रुटि कहलाएगा। अगला आता है मानवीय त्रुटि। अब मैं बता दूं, मानवीय त्रुटि एक प्रकार की आकस्मिक त्रुटि ही होती है। मानवीय त्रुटि मतलब मनुष्यों द्वारा जो त्रुटि हो जाए, मनुष्यों के द्वारा जो त्रुटि हो जाए उसे हम मानवीय त्रुटि कहेंगे। तो यह त्रुटि मापन करने यह त्रुटि माप करने वाले व्यक्ति के कारण होता है। मानवीय त्रुटि क्या होगा, व्यक्ति के द्वारा ही होगा। जैसे कि रीडिंग गलत लेना या दृष्टि की झुकाव, जैसे हमने कहा ना कि ये दोनों, रीडिंग गलत ले लेना, मान लेते हैं माप ही गलत ले लेंगे, ठीक है, या हम दृष्टि का झुकाव, दृष्टि अगर सही से ना हो, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उससे भी ये गलती हो सकती है। तो ये दोनों लगभग जो त्रुटि है वो सेम ही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हल्की फुल्की की अंतर है, ले लिए, ठीक है, ले लिए होंगे आप। चलिए, पानी पीना चाहें तो आप पी सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, तो आप पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं। चलिए जी, चलिए पानी आप पियेंगे या नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है यथार्थता और परिशुद्धता का अंतर बताइए। मैं आपको बता दे रहा हूं, इस चैप्टर का अगर मुझसे कोई कहे कि 100% फिक्स टॉपिक कौन है जो पूछा जाएगा, तो ये है जी 100% फिक्स टॉपिक जो हर बार पूछा जाता है। यथार्थता और परिशुद्धता में आपको परिभाषा और अंतर बताना होता है। यथार्थता और परिशुद्धता क्या है, इसको पूछ लिया जाता है हर बार। तो चलिए हम इसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यथार्थता का मतलब होता है प्योरिटी, मतलब शुद्धता, कितना शुद्ध है जी, ठीक है। यथार्थता मतलब होता है प्योरिटी। तो हमें यथार्थता का यहाँ पे लिख दिया गया है, यथार्थता का मतलब होता है कि माप का जो परिमाण है, माप का जो परिमाण है वो वास्तविक मान के कितने नजदीक है। माप का जो परिमाण होगा वो वास्तविक मान के जितने नजदीक होगा ना, वही क्या कहलाएगा, उसकी यथार्थता कहलाएगी। जैसे यहाँ पे हमने बता दिया है कि अगर माप का औसत वास्तविक मान के बहुत करीब हो, तो वही उसका, वह माप यथार्थता कहलाएगा, यथार्थ होगा। समझ रहे हैं, माप का औसत यदि वास्तविक मान के बहुत करीब होगा, तो वही माप यथार्थता कहलाएगा। मैं एक और बात बता दे रहा हूं, ये एक ऐसा डेफिनेशन है, जब तक इसको उदाहरण से आपको समझाया नहीं जाएगा तब तक ये डेफिनेशन समझ में नहीं आता है। तो अगर डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको पहले उदाहरण से समझाते हैं, समझेंगे सब याद हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण से हम थोड़ा सा समझाते हैं, फिर परिभाषा आप डरिएगा नहीं, परिभाषा याद हो जाएगा। देखिए एक उदाहरण हमने क्या लिया है कि किसी वस्तु की सही लंबाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। कोई भी वस्तु है जिसकी सही लंबाई, सही मतलब क्या है कि वास्तविक जो लंबाई है, यहाँ पे क्या रहता है ना, वास्तविक मान। तो किसी व्यक्ति मतलब किसी भी वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है, वास्तविक मान है, वो 10 सेंटीमीटर है।
अब यहां पे हमने तीन व्यक्ति को ले लिया, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है और एक सी व्यक्ति है। अब तीन व्यक्ति को हमने ले लिया, तीनों व्यक्ति को कहा कि ये जो एक वस्तु है इसकी लंबाई को आपको माप कर बताना है कि कितना है। अब तीन तीन बार आपको मौका दिया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को तीन बार मौका दिया जाएगा। हमने उसको नहीं बताया कि उसकी वास्तविक लंबाई 10 सेंटीमीटर है, हमने कहा कि आपको बताना है चेक करके कि कितना होगा। ठीक है, उसको वस्तु दे दिया गया। तो मान लेते हैं जो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति पहली बार जब मापा, ए व्यक्ति है वो पहली बार, ए जो व्यक्ति है उसने मान लेते हैं सपोज डेट, ए जो व्यक्ति है उसने पहली बार मापा तो उसका जो रीडिंग आया वो 9.9 सेंटीमीटर आया। वो पहली बार मापा तो उसको पता चला कि जो वस्तु की जो सही लंबाई है वो 9.9 है। ठीक है, फिर इसको दूसरा मौका दिया गया कि एक बार और आप देख लीजिए। तो इसने दूसरी बार मापा तो ये कह रहा है कि 10.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीसरी बार एक बार और इसको मौका दिया गया, अवसर दिया गया तो ये कह रहा है कि 10.0 सेंटीमीटर है। मतलब तीसरी बार में ये माप कर बता दिया कि 10 सेंटीमीटर उसकी वस्तु की क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो तीन बार इसको मौका दिया गया। अब इसी प्रकार जो बी व्यक्ति है इसको भी मौका दिया गया। तो बी व्यक्ति ने पहली बार जब मापा तो इसने कहा कि 9.8 सेंटीमीटर है। दूसरी बार फिर इसको मौका दिया गया तो इसने बताया कि 10.3 सेंटीमीटर इसका है। और तीसरी बार फिर इसको मौका दिया गया, अवसर दिया गया तो इसने बताया कि 9.2 सेंटीमीटर इस वस्तु की लंबाई है। तो इसने ये बता दिया। फिर इसी प्रकार जो क्या है तीसरा व्यक्ति है इसको मापने का अवसर दिया गया कि वस्तु की लंबाई सही क्या होगी ये बताइए। तो पहली बार इसने मापा तो इसने कह दिया 10.0 सेंटीमीटर, मतलब 10.0 का मतलब 10 सेंटीमीटर है जी। दूसरे व्यक्ति को फिर से दिया गया, तो सॉरी इसी व्यक्ति को दूसरा मौका दिया गया, सी वाले व्यक्ति को, तो इसने कहा 11 सेंटीमीटर है। और फिर इसी व्यक्ति को तीसरा जब मौका दिया गया तो इसने कह दिया 10.1 सेंटीमीटर है जी। तो देख लीजिए ए बी और सी तीनों को तीन तीन बार मौका दिया गया है और तीनों ने तीन तीन बार मौका देकर नाप कर बताया है। अब हमने यहाँ पे बताया गया है कि माप का जो औसत है, ये जो माप दिया गया है इनका अगर औसत निकालेंगे तो वास्तविक मान के जो बहुत करीब होगा ना वही उसकी यथार्थता होगी उस वस्तु का। तो चलिए हम ये जो मापा गया है इसका औसत निकाल लेते हैं। औसत कैसे निकालेंगे जी? तो औसत कैसे निकलता है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे और जोड़कर हम 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। 3 से भाग, 3 बार मापा गया है तो 3 से भाग दे देंगे तो 9.9 और 10.1 इक्वल टू 10 हो 20 हो गया और 20 10 30। तो ये कितना हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 30। इसका कितना हो जा रहा है, इसका हो जाएगा 30 और 3 में भाग दे देंगे तो 3 दाम में 30 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो ये पहले पहले जो हमारा ए व्यक्ति है इसका जो औसत मान आया है वो 10 सेंटीमीटर आ गया है। दूसरे व्यक्ति का देख लेते हैं, दूसरे व्यक्ति का है 9.8 और 10.1 मतलब 20.1 हो जाएगा और 20.1 और प्लस 9.2 तो ये कितना हो जाएगा, ये 29.3 हो जाएगा और 29.3 में 3 का हम भाग दे देंगे तो ये कितना हमारा निकल जाएगा, ये 9.76 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए बी जो है बी व्यक्ति ने 3 बार मापा और इसका औसत जो निकाला गया वो 9.76 आ जा रहा है। और सी व्यक्ति है इसने मापा तो पहले 10 आया फिर 11 मतलब 21 और 21 10 31.1 तो इसका जो आया 31.1 और इससे 3 से भाग दे देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 10.366 सेंटीमीटर, ये आ गया है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारा क्या है, ये जो हमने निकाला है ये औसत मान है। और यहाँ पे ये जो हमारा दिया गया है वास्तविक लंबाई दिया गया है, वास्तविक मान दिया गया है। तो यहाँ पे हमसे यही कह रहा था ना कि यथार्थता का मतलब होता है कि माप का परिमाण, जो ये माप का परिमाण है, ये माप का परिमाण है वो वास्तविक मान से, वास्तविक मान के कितने नजदीक है। माप का जो परिमाण होगा वो वास्तविक मान से कितने नजदीक है, वही उसकी यथार्थता कहलाएगी। यथार्थता का मतलब होता है कि माप का जो परिमाण है वो वास्तविक मान से कितने नजदीक है। तो माप का परिमाण इनमें से कौन है जो वास्तविक मान के सबसे नजदीक है,
तो आप कहेंगे कि जो ए वाला व्यक्ति है इसके माप का जो परिमाण है ना वो वास्तविक मान के बहुत नजदीक है, तो ए वाले की यथार्थता सबसे अधिक होगी। यही बात अगर सिंपल में यहाँ पे बताया गया है कि अगर माप का औसत, माप का ये मापा गया है इसका औसत मान ही तो निकाला गया है, तो माप का औसत जो होगा वास्तविक मान के बहुत करीब है तो वह माप ही यथार्थ है। तो माप का जो औसत निकला है तो इसमें जो ए वाला जो व्यक्ति इसका 10 सेंटीमीटर है यही इसी का ना वास्तविक मान के बहुत करीब है जी। तो जो ये करीब है ए वाला तो यही ए ही क्या होगा इसकी यथार्थता होगी, इसकी यथार्थ होगा, इस माप का यथार्थ ए वाला होगा। तो मैं आशा करता हूँ यथार्थता आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बात बोलेंगे यथार्थता का मतलब होता है कि माप का जो परिमाण है वास्तविक मान के कौन करीब है, वास्तविक मान के जितने करीब होगा वही यथार्थता कहलाएगा। अब समझिएगा, अब आता है हमारा परिशुद्धता। एग्जाम्पल में ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा हमारा आता है परिशुद्धता। समझ लेते हैं परिशुद्धता क्या है। परिशुद्धता का मतलब है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाती है। समझ गए? देख लीजिए एक बार और मैं बता दे रहा हूं क्या लिखा गया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए जो प्रायोगिक मानव है उसमें आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाती है। ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है तो उसके द्वारा जो जो प्रायोगिक मान है मतलब प्रयोग किया गया ये सभी मान है, तो प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता कि ये आपस में कौन कितने पास है, तो जो जिनके में आपस में समीपता सबसे अधिक होगी ना, आपस में समीपता सबसे अधिक होगी वही परिशुद्धता कहलाएगा। तो यही बात लिखा गया है किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता, आपस में कौन सबसे पास है वही परिशुद्धता कहलाएगी। तो हम चलिए इन सभी में देख लेते हैं कौन आपस में समीपता सबसे ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9.1 और 10.1 में कितने का अंतर है जी, तो 0 पॉइंट, मैं आपको बता दूं तो इसमें 0.2 का अंतर है, 0.2 सेंटीमीटर का अंतर है, यही ना अंतर है जी। और इसमें अगर देखें 10.1 और 10.0 में तो इनमें अंतर कितने का है, 0.1 का अंतर है। तो देख लीजिए इसमें 0.2 इसमें 0.1 का अंतर है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 9.8 है, इसमें 10.3 है, तो यहाँ पे 0.5 का अंतर है, ठीक है। और इसमें 10.3 ये इसमें 9.2 है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा 9 8 8 9 10 11 मतलब 1.1 का इसमें अंतर हो गया, इसमें तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। इसमें फिर आता है तीसरे वाले में 10 11 में, तो इसमें तो आप देख सकते हैं पूरे 1 का अंतर है। इसमें 11 और 10 मतलब इसमें 0.9 का अंतर है। तो सबसे सबसे पास वाला सबसे समीप अंतर किसका है, तो सबसे कम और सबसे पास वाले देख लीजिए आपस में समीपता, आपस में कौन सबसे पास वाला मान है, तो ये जो ए वाला जो रीडिंग है, ए वाला जो मान है ना इसकी समीपता सबसे अधिक है ए वाले की, देख रहे हैं ना 0.2 0.1, इन दोनों का तो बहुत दूर दूर है। तो इसका मतलब परिशुद्धता सबसे ज्यादा किसका होगा, तो परिशुद्धता सबसे ज्यादा किसका होगा जी, किसका होगा परिशुद्धता। सॉरी आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो यही हम कह रहे थे। तो देख लीजिए ए की परिशुद्धता सबसे अधिक होगी, तो यही बात हमने लिख दिया है कि ऊपर दिए गए उदाहरण में सबसे अधिक परिशुद्धता ए की होगी, ए की परिशुद्धता सबसे अधिक होगी। तो ये उदाहरण लेकर, उदाहरण ये जो हमने दिया हुआ है यही उदाहरण नीचे भी लिखेंगे और उसके बाद नीचे लिख देंगे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में सबसे अधिक परिशुद्धता ए की होगी, इस तरीके से लिख दीजिएगा। बात आप समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए चलिए, एक एक क्वेश्चन को हम देख ही रहे हैं। अगला हमारा आता है 6 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, इसको भी हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि सार्थक अंक क्या है, उदाहरण दीजिए। अब बताइए ये कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक क्या होते हैं, तो यहाँ पे हमने सार्थक अंक का परिभाषा क्या लिख दिया है, लिखा है कि किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने में प्रयोग में लाए गए अंकों की संख्या, अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब किसी भी राशि को यथार्थतापूर्वक, यथार्थतापूर्वक मतलब कि प्योरिटी, शुद्धता के रूप में व्यक्त करने के लिए, मतलब किसी भी भौतिक राशि को उसको शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए गए अंकों की संख्या को हम सार्थक अंक कहेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, थोड़ा एग्जांपल में यहाँ पे पहले आपको दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया जो 35 जो हमारा 35.500 दे दिया गया, ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एक हमारे पास एक भौतिक राशि है। तो किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में मतलब यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए गए अंकों की संख्या, तो अगर हम इसका सार्थक अंक निकालें तो यहाँ पर 00 जो यहाँ दिया गया है ना, तो दशमलव के बाद इधर 00 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हम चाहें तो डायरेक्ट हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 35.5 लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका शुद्ध मान हो गया, यथार्थतापूर्वक मान हो गया। तो किसी भी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए गए, प्रयोग में लाए गए अंकों की संख्या, तो अंक कितने हैं, अंक है 1 2 3, तो अंकों की संख्या 3 है ना, अंकों की संख्या 3 है, तो अंकों की जो संख्या होगी वही हमारा सार्थक अंक कहलाएगा। तो अगर कोई पूछ दे 35.500 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3। कैसे हुआ, तो इसको पहले हमने शुद्ध किया, और शुद्ध किया तो हमारा जो निकला वो संख्या 3 है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की जो संख्या होगी, अंकों की जो संख्या होगी उसी को सार्थक अंक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सार्थक अंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ये 318.4 ग्राम। तो इसमें हम क्या आपको बताना चाहते हैं कि देखिए दशमलव से पहले जो अंक होते हैं ना, ये हमारे, इसको नाम हम देते हैं निश्चित अंक, निश्चित अंक, ये निश्चित अंक इसे हम कहते हैं जी। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि ये हमारे क्या होते हैं, निश्चित अंक होते हैं। और ये दशमलव के बाद वाला जो अंक है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अनिश्चित अंक, अनिश्चित अंक। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि दशमलव से इधर वाले को निश्चित अंक और दशमलव के इधर वाले को अनिश्चित अंक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं सार्थक अंक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला हमारा जो आता है ना, सार्थक अंकों का नियम। अब यहां से सार्थक अंक के नियम से ही आपको सब कुछ अच्छे से सार्थक अंक के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमसे पूछते सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, इससे अब छोटा इसको नहीं कर सकते, इसका यथार्थ, इसका जो शुद्ध मान है यही होगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 है, तो 4 हो जाएगा, सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगा। इसमें देखिए 00 एक्स्ट्रा था, दशमलव के बाद 00 कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हमने हटा दिया है। तो कितने अंक है, 1 2 3, तो सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। अब कैसे सार्थक अंकों को हम निकालेंगे, यहाँ पे नियम पूरा दिया गया है, इसी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए समझाते हैं जी। तो सबसे पहला हमारा नियम आपको याद रखना है कि सबसे पहला हमें दिया गया है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक है, जो शून्य नहीं है, वो सब सार्थक अंक होंगे। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझा दे रहा हूं, एग्जांपल से हम आपको समझा दे रहे हैं, देख लीजिए। जैसे जैसे अगर लिख दिया गया 235, ठीक है, 235 लिख दिया गया, तो 235 क्या है, सभी अशून्य है कि नहीं, ये कोई भी अशून्य है ना, कोई भी शून्य तो नहीं है, सभी अशून्य है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो, 1 2 3, तो इसमें 235 में सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। जैसे अगर लिख दिया गया कि 3100
315.5, 315.5 हमने लिख दिया। तो कोई इसमें शून्य है नहीं है ना, सभी अशून्य अंक है। तो अशून्य अंकों की संख्या 1 2 3 4 है, तो इसमें अशून्य अंकों की संख्या 4 है, तो सार्थक अंक 4 हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट हमें क्या बात बताया गया, क्या गया कि सभी शून्य जो दो अशून्य अंकों के बीच में हो तो वो सार्थक अंक होंगे। देख लीजिए, सभी शून्य, अब सभी शून्य की बात हो रही है कि सभी शून्य जो दो अशून्य अंकों के बीच में होंगे सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल आप समझिएगा, इसका एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका एग्जांपल आप समझिएगा। इसका एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया 35,005, 35,005 लिख दिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी शून्य जो दो अशून्य अंकों के बीच में आते हैं। तो सभी शून्य जो दो अशून्य अंक, ये दो अशून्य अंक है ना, तो उनके अगर बीच में आ गए तो ये शून्य भी सार्थक अंक कहलाएंगे। तो अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 हो जाएगी। तो सभी शून्य जो दो अशून्य अंकों के बीच में आएंगे तो वो भी सार्थक अंक ही कहलाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम दे दे रहे हैं, एक और एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे 5005 हमने लिख दिया, ठीक है। जैसे 5005 नहीं, 5000 मान लेते हैं, 5005 भी लिख सकते हैं। आप कहीं ये ना सोचने लगेगा 5 का, तो इसीलिए हमने 5003 हमने लिख दिया। तो देख लीजिए, ये हमारा अशून्य अंक है ना, अशून्य अंक है, और ये दोनों शून्य अंक है। तो यहाँ पे नियम ये कहता है कि सभी शून्य जो दो अशून्य अंकों के बीच में आते हैं तो वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। तो इसमें अब सब सार्थक अंक होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। बात आप समझ गए रूल से, तो यही बात कहा गया है। तीसरा रूल हमसे ये कहता है कि सभी शून्य जो दशमलव के दाई दाई तथा अशून्य अंक के बाईं ओर हो वो सार्थक अंक नहीं होंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर हो, दशमलव के दाईं ओर हो तथा अशून्य अंक के बाईं ओर हो तो वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल इसका हम समझा दे रहे हैं, इसको मैं इरेज करके एग्जांपल यहाँ पे लिखकर मैं समझा रहा हूं। जैसे एग्जांपल इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे अगर लिख दिया गया कि 513.500, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर हो, ठीक है। दशमलव है, ये दशमलव है, तो दशमलव के अगर दाईं ओर होंगी तो ये हमारे सार्थक अंक नहीं होंगी। तो 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो और भी इसमें कहा गया है सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के अगर दाईं ओर होंगी तो वो भी, और अशून्य के बाईं ओर अगर होंगी, अशून्य अंक के बाईं ओर होंगी, वो भी सार्थक अंक नहीं होंगी। जैसे कि जैसे एक और एग्जांपल इसी में हम दे दे रहे हैं, जैसे लिख दिया गया 0.00325, ये लिख दिया गया। इसमें पूछा गया सार्थक अंक कितने हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे दूसरा इसी में कहा गया है कि अशून्य अंक के दाईं ओर, तो ये जो तीनों हमारे अशून्य अंक है, इसके दाईं ओर जितने शून्य है, जितने अशून्य अंक अशून्य के दाईं ओर होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो सभी शून्य जो अशून्य अंक के दाईं ओर होंगे ये सार्थक अंक नहीं होंगे। तो अब सार्थक अंक कितने होंगे, 3 2 5, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। जैसे और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे दिया गया 525.0 दे दिया गया, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो, 1 2 3, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये हमारा हो जाएगा इसमें 3। बात आप समझ गए ना। तो ये एग्जाम्पल आप तीसरे के लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चौथा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ये सब समझ में आएगा। अब मैं इसको इरेज भी करूंगा, ठीक है। अगला हमारा आता है, अगला सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ, ठीक है, यहाँ पे यही बात कहा गया है कि सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होंगे। सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। ये तो बात सही है।
दूसरी तरफ इसी में और बात कहा गया है, दूसरी तरफ सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो सार्थक अंक होंगे यदि वे माप में हो। यदि वो माप में होंगे तो वो सार्थक अंक होंगे। जैसे कि इसी में क्या कह दिया गया कि अगर अगर इस तरीके से लिया गया है कि 513.500 तो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर जो भी शून्य होंगे ये सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, परंतु कब ये सार्थक अंक हो सकते हैं? यदि ये माप में होंगे। जैसे अगर माप में होने का मतलब है, जैसे ये केजी में हमने लिख दिया इसको कि 513.500 केजी। तो अब अगर हमने केजी में लिख दिया तो अब ये सार्थक अंक 00 है, ये भी सार्थक अंक होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो अब इसकी सार्थक अंकों की संख्या 6 हो जाएगी। बात आप समझ रहे हैं? जैसे कि और भी एग्जाम्पल हम देकर आपको समझा दे रहे हैं, और भी एग्जाम्पल देकर इसको हम समझा दे रहे हैं। माप का यहाँ पे बात कर दिया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे 215.500 ऐसे लिख दिया गया। तो 00 लिख दिया गया। अगर ऐसे लिखा गया है तो इसमें ये जो हमारा शून्य शून्य है ये सार्थक अंक नहीं होंगे। तब तो सार्थक अंक की संख्या 1 2 3 4 ही होगा। परंतु अगर इसी में हमने लगा दिया मीटर, तो मीटर एक क्या है? एक मापा गया। ये मीटर क्या है जी? यहाँ पे लिखा गया है कि यदि वे माप में हो तो मीटर माप में अब हो गया। तो अब इसमें ये 00 भी सार्थक अंक होंगे। तो अब संख्या 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 6 हो जाएगी। जैसे अगर तीसरा एग्जांपल दे तो हमने लिख दिया कि 33.35000 ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया है। तो अब यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या, यहाँ पे अगर सार्थक अंकों की संख्या अगर मान लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे कोई भी हमने लिख दिया, केल्विन ही लिख दिया। तो ये अब माप में हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 3 3 6 7 8, तो आप सार्थक अंकों की संख्या 8 हो जाएगी। तो बात आप समझ के होंगे कि अगर यदि ये माप में होंगे तो सार्थक अंकों की संख्या जो शून्य है वो भी होंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगली बात, यही बात यहाँ पे कहा गया है, सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर होंगी वो तो सार्थक अंक नहीं होंगे। परंतु इसी में बात कहा गया है कि दूसरी तरफ सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर होंगे सार्थक अंक हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। कब? यदि वे माप में हो, यदि वो माप में होंगे, यदि वो माप में होंगे तो वो हो सकते हैं। अगली बात यहाँ पे कहा गया है कि 10 की घात को सार्थक अंकों में शामिल नहीं करते हैं। 10 की घात को सार्थक अंकों में शामिल नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने लिख दिया 3 गुणे 10 के पावर 10, ऐसे हमने लिख दिया, तो अब ये 10 के पावर जो है इसको सार्थक अंक में हम नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे कोई सार्थक अंकों की संख्या केवल 3 हो जाए, मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई सार्थक अंकों की संख्या 1 हो जाएगा। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल ले तो 215 गुणे 10 के पावर 10 हमने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 के पावर 10 का कोई मतलब नहीं है। तो सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो यही बात कहा गया है कि 10 की घात को सार्थक अंकों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, आशा करता हूँ समझ के होंगे। अगला हमारा आता है, मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मात्रक बदल जाएगा तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मान लेते हैं 15 केजी लिख दिया है, 15 केजी हमने लिख दिया है, तो 15 केजी का में सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा? 1 2, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 होगा। अब यही 15 केजी है, इसको अगर हम ग्राम में चेंज कर देते हैं तो ये 15,000 ग्राम हो जाएगा, 15,000 ग्राम हो जाएगा। तो अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5, तो आप कहेंगे 5, जबकि ये गलत है, गलत है जी। इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा। आप कहेंगे सर ये तो माप में है तो ये तो हमारा होना चाहिए। तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जो केजी है ना इसी को हमने चेंज किया है, मतलब मात्रक को केवल हमने चेंज किया है। अगर मात्रक को चेंज किया जा रहा है, डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा है, मात्रक को चेंज किया जा रहा है, तब सार्थक अंक पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे सार्थक अंक पहले वाला ही होगा। समझ गए? तो ये बातें हैं जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक पॉइंट को हमने डीप में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब कितना डीप में समझाएं दोस्त? इतना डीप में कोई समझाता है?
इतना अच्छे से समझाए हैं हम आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो फिलहाल मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, एक चीज बहुत मेहनत लग रहा है दोस्त, तो एक चीज मैं कहूंगा कि देखिए हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा मेरा हौसला अफजाई करें। और हौसला अफजाई आप कैसे कर सकते हैं, हौसला अफजाई के साथ थोड़ा सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो इस चैनल पे नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक नोटिफिकेशन बेल होता है, उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि चैप्टर 2 का, 3 का, 4 का, इस तरीके से केमिस्ट्री के भी चैप्टर 1 2 3 के वन शॉट वीडियो आए, इंपॉर्टेंट वाली वीडियो आए, तो नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को कम से कम मैं कह सकता हूं कि अपने 5 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी पढ़ाई कर सकें। और अपने स्कूल ग्रुप में, अपने कोचिंग के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं आप हमारे लिए, फ्री में स्टडी हम आपको करा रहे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो इतना जरूर कर लीजिएगा। अगला हमारा आता है, अगला आता है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। अब मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, इसमें अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अब पहले हम समझ लेते हैं मूल मात्रक क्या होता है। तो मूल मात्रक का मतलब होता है ना, ऐसा मात्रक जो फ्रीडम हो जी, जो स्वतंत्र हो, किसी पर निर्भर ना हो, तो वो हमारा मूल मात्रक होगा। तो यही बात हमने लिख दिया है कि वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। समझ के ये बातें हैं जी। मतलब ऐसा कोई भी मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होंगे, वो स्वतंत्र होंगे जी, उसे मूल मात्रक कहेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अभी हम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे, इन्हें सीधे माप कर ज्ञात किया जाता है। मतलब इस मात्रक को हम सीधे माप कर ज्ञात करते हैं, और मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं, सीधे माप से प्राप्त होते हैं। मूल मात्रक जैसे कि लंबाई है तो उसको मीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को केजी से मापते हैं, समय को सेकेंड से मापते हैं, और भी हमारे हो सकते हैं। और भी फोर्थ नंबर मान लेते हैं हम, दे दिए विद्युत धारा का मान। ये अभी हमने बताया था कि ये सब हमारे मूल मात्रक होते हैं। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा, अब विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो एम्पियर से मापते हैं जी, एम्पियर से मापते हैं। ठीक है, ए से दर्शाते हैं। और भी हम क्या अभी हमने बताया है कि तापमान हो जाएगा। ठीक है, तापमान, और तापमान को हम किससे मापते हैं, केल्विन से मापते हैं, केल्विन से मापते हैं, इसको हम के से दर्शाते हैं। पदार्थों की मात्रा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, उन सभी का कैंडिला से मापते हैं, तो वो सब मूल मात्रक है। अगर अगर मूल मात्रक की जगह पर आपसे पूछ लिया कि मूल राशियां किसे कहते हैं, मूल राशियां, तो आप क्या कहेंगे कि वे राशियां, मात्रक की जगह पे कहेंगे वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। अगर मूल मात्रक कह दिया तो वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद ये उदाहरण से आप समझ गए हैं। यहाँ पे एक बात हमने नोट में लिखा है कि मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं, सीधे माप से प्राप्त होते हैं, सीधे इनको मापा जा सकता है। ठीक है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। व्युत्पन्न मात्रक मतलब किसी और से उत्पन्न होना। अब किसी और से उत्पन्न होने का मतलब है कि दूसरे पर निर्भर होता है। दूसरे मतलब किस पर, मूल मात्रकों पर निर्भर होता है। तो ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होता है, ठीक है, आश्रित होता है, उसी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, व्युत्पन्न मात्रक को क्या लिखा है कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर, देख लीजिए, वे मात्रक जो मूल मात्रकों के गणितीय सूत्र के माध्यम से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रकों के गणितीय सूत्र के माध्यम से बनाए जाएंगे। तो गणितीय सूत्र के माध्यम से बनाने का मतलब क्या है कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि इन्हें सीधे नहीं मापा जा सकता, केवल मौलिक मात्रकों से ही निकाला जाता है। मौलिक मात्रक मतलब यही है मूल मात्रक। तो इन्हें सीधे नहीं मापा जा सकता, केवल हम मूल मात्रकों की सहायता से ही निकाल सकते हैं। और
मूल मात्रकों पर देख लीजिए, व्युत्पन्न जो मात्रक होते हैं मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं और गणितीय रूप से ही बनाया जाता है। अब एग्जांपल से हम समझा दे रहे हैं, जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक जैसे एक क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल को अगर हमें निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब लंबाई क्या है, लंबाई को किससे मापते हैं जी, तो मीटर से, और चौड़ाई को मीटर से भी मापते हैं। अब मीटर हम जानते हैं कि मीटर क्या है, मीटर जो है ये हमारा एक मूल मात्रक है। तो देख लीजिए, क्षेत्रफल जो व्युत्पन्न मात्रक, क्षेत्रफल जो हमारा लंबाई और लंबाई है, तो अगर हम इसको गुणा करें तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल का जो मात्रक मीटर स्क्वायर आया, तो ये एक व्युत्पन्न मात्रक, मीटर स्क्वायर क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। परंतु ये किससे निकला है, तो मूल मात्रकों से ही तो ये व्युत्पन्न मात्रक बना है ना। अगर ये मूल मात्रक ही ना हो तो क्या व्युत्पन्न मात्रक बन सकता है, नहीं बन सकता। अब मूल मात्रक हमें कहां से पता चला, यहां से कि मीटर क्या होता है, एक मूल मात्रक होता है। ठीक है, ये हमारे क्षेत्रफल, आयतन, ये गति क्या है, ये व्युत्पन्न राशियां हैं, ये व्युत्पन्न राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय क्या है, ये मूल राशियां हैं। इनका ये मूल मात्रक है, और इनका इन इन व्युत्पन्न राशियों के ये जो मात्रक निकल रहे हैं ये व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, जैसे कि आयतन हो गया, तो आयतन का अगर हम निकालें तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम सभी का मात्रक निकालें तो लंबाई को भी हम मीटर से ही मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से मापते हैं, और ऊंचाई को भी मीटर से मापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर के पावर क्यू हो जाएगा। तो मीटर के पावर जो क्यू हो गया, ये भी एक क्या है, ये भी एक हमारा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक ही है। दिख रहे हैं, मूल मात्रकों से ही निकले हुए हैं। तो यही तो बात कहा गया है, वे मात्रक जो मूल मात्रकों के गणितीय सूत्रों से, सूत्रों के माध्यम से बनाए जाते हैं, मूल मात्रकों के गणितीय सूत्रों के माध्यम से ही तो बनाए गए हैं ना। तो यही बात है। जैसे गति हो गया, गति मतलब वही वेग, तो वेग को v बराबर डी बाई टी होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, ये होता है ना। तो अगर हम इसका निकाले तो विस्थापन मतलब दूरी है, दूरी को हम मीटर से मापते हैं। ठीक है, और समय को हम टी से मापते हैं। तो यही हमारा जो हमारा क्या आ गया, मीटर प्रति, समय को हम तीन मतलब समय को सेकेंड से मापते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति, मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो ये मीटर प्रति सेकेंड जो आया व्युत्पन्न मात्रक, ये मूल मात्रकों से ही तो निकले हुए हैं। क्योंकि देख लीजिए, मीटर जो है, मीटर हम जानते हैं मूल मात्रक होता है, और सेकेंड भी मूल मात्रक ही होते हैं। तो मीटर प्रति सेकेंड जो आया है ये मूल मात्रकों से ही आए हैं, तो इसलिए व्युत्पन्न मात्रक होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। ले लिए, अच्छी बात है जी। चलिए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि माप की आवश्यकता क्यों होती है। अच्छा, मापने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये जाहिर सी बात है, क्वेश्चन आ सकता है कि माप के बारे में उसमें से हम पढ़ रहे हैं, तो माप की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि माप की आवश्यकताएं। ऐसे तो आप दैनिक जीवन में आप सोच भी सकते हैं, कोई सोच रहे होंगे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसकी निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। अगर हम ही आपसे पूछ दे तो आप क्या क्या कहेंगे जी, क्यों आवश्यकता हमें मापने की पड़ी। नहीं दिमाग में आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे समझ जाइए। सबसे पहली बात कि वस्तुओं के सटीक जानकारी पाने के लिए, कि वस्तु कितना है उसकी सटीक जानकारी हमें पाने के लिए हमें मापना जरूरी था। कि मान लेते हैं कोई आलू का एक बोरा है, तो इस आलू के बोरे में, इस बोरे में कितना आलू है, सटीक हमें जानने के लिए कि 5 केजी आलू है, इसको जानने के लिए हमें मापने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, दूसरा, तुलना, तुलना और मापन के लिए, तुलना करने के लिए भी और मापने के लिए भी, मापन के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ी। तीसरी बात, वैज्ञानिक प्रयोगों में सही परिमाण के लिए। वैज्ञानिक मतलब मान लेते एक दवा बनाना है, और दवा में हमें चाहिए कि हमें चीनी जो लेना है वो 5 ग्राम ही लेना है, अधिक होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, और नमक जो लेना है हमें 3 ग्राम ही लेना है। तो सही मात्रा वैज्ञानिक प्रयोगों में सही परिमाण लेने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, लेने के लिए भी मापन की आवश्यकता पड़ी। फिर रोजमर्रा के जीवन में और व्यापार के उद्योगों में भी इसका किया गया।
रोजमर्रा के जीवन में भी हमें इसका उपयोग होता था कि मान लेते हैं आम है किसी के पास चावल है, तो भैया चावल से आम आप कैसे लेंगे? तो वो वजन करके ही तो लेंगे ना, कि भैया हम 1 किलो आपको आम दे रहे हैं, आप 1 किलो चावल हमें दे दीजिए। तो इस तरीके से होता था। अगला आता है त्रुटि कम करना और जो विश्वसनीय बढ़ाने के लिए, मतलब विश्वास पैदा करने के लिए भी माप की आवश्यकता पड़ी। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए जी, आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो अभी तक हम आपको जो भी हम देख रहे थे, ये थ्योरी वाले सभी टॉपिक हम देख रहे थे। अब हम जानेंगे इसके न्यूमेरिकल। इस चैप्टर में बहुत सारे हम कह सकते हैं ना टिपिकल न्यूमेरिकल दिए जाते हैं जो बहुत इजी होते हैं, बट अक्सर स्टूडेंट ऐसे न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। तो हम भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा रहे हैं, हम आपके लिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल कैसे हम छोड़ सकते हैं? तो चलिए आइए अब हम न्यूमेरिकल को भी जानते हैं और उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो पहला देख लीजिए, पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल आ चुका है जिसको आपको जानना जरूरी है। तो कहला क्या है कि किसी यदि वस्तु की लंबाई 12.36 मीटर मापी गई तो वास्तविक लंबाई 12.30 मीटर है, तो माप का त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तो माप में कितनी त्रुटि हुई है और प्रतिशत त्रुटि हुई है, ये हमें बताना है। देखिए हमारा सबसे पहले कभी भी आप न्यूमेरिकल लगाइएगा, ये मेरा एक ट्रिक है, इसको आप मान लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा एक ट्रिक है, इसको मान लीजिएगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये मेरा एक ट्रिक है जिसको आपको मान लेना है कि जो न्यूमेरिकल लगाइएगा, तो न्यूमेरिकल कभी आप लगा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य तय करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य हमें यहाँ पे बता दिया गया है कि माप त्रुटि, माप में कितनी त्रुटि हुई है ये हमें गणना करना है, और प्रतिशत त्रुटि भी निकालना है कि कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई है। ये हमारा दो लक्ष्य है। तो लक्ष्य पता पहले चल गया ना, तो सबसे पहले दूसरा हमारा काम होगा कि ये जो जो वैल्यू दिए हैं ये किसका वैल्यू दिए हैं इसको लिखना। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। हल में जो जो वैल्यू दिए गए हैं उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहला वैल्यू दिया गया है वस्तु की लंबाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई इतनी मापी गई। देखिए ये मापी गई है, तो वस्तु की मापी गई लंबाई, वस्तु की मापी गई ये लंबाई है। अब मापी गई यदि लंबाई है तो इसको एल एम से हम दर्शाएंगे। तो एल एम से दर्शा देंगे तो ये कितना है 12.36 मीटर है, ये मापी गई लंबाई है। ठीक है, अब वस्तु की यहाँ पे लिखा है और वास्तविक लंबाई 12.30 मीटर है। तो वस्तु की वास्तविक जो लंबाई है, वस्तु की वास्तविक लंबाई, तो वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है, तो वस्तु की वास्तविक लंबाई को एल आर से दर्शाएंगे। एल आर मतलब रियल, रियल यहाँ पे एल एल क्या है, लंबाई लेंथ है, तो रियल लेंथ हो जाएगा, तो इसलिए एल आर से दर्शा दिए। तो ये क्या हो जाएगा 12.30 मीटर हो गया। तो हमें यही दो क्वेश्चन में दिया गया है दो मान, एक वस्तु की मापी गई लंबाई इतनी है और वस्तु की वास्तविक लंबाई इतनी है। ठीक है, ये दो चीजें दी गई हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मापन त्रुटि ज्ञात करना है कि कितने की त्रुटि किया गया है, मापने में कितने की त्रुटि किया गया है। तो हम क्या करेंगे, मापन त्रुटि। तो मापन त्रुटि का एक फॉर्मूला होता है। मापन त्रुटि हम त्रुटि कैसे पता करेंगे, जब जो वास्तविक लंबाई है उसमें से जो मापा गया लंबाई होगा, ठीक है, मतलब जो मापा गया लंबाई है उसमें से वास्तविक लंबाई को घटा देंगे तभी तो निकलेगा। तो मापा गया लंबाई जो एल एम है उसमें से वास्तविक लंबाई को अगर हम घटा देंगे ना, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा मापन त्रुटि निकल जाएगा। तो ये माप त्रुटि निकालने का ये फॉर्मूला है कि जो मापा गया लंबाई है उसमें से वास्तविक लंबाई को घटाना। तो अगर हम घटा देते हैं तो मान रख कर देख लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं जी। तो मापन त्रुटि, मापन त्रुटि, तो मापन त्रुटि का अगर मान रखते हैं तो एल एम का मान कितना है, एल एम का मान हमारा है 12.36 और माइनस एल आर का मान है 12.30। ये हमारा इतना ये मान दे दिया है।
अब सीधी सी बात है, इसको अगर हम घटा लेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो मापन त्रुटि, अब बता दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.6 m, 0.6 मीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा, मापन में त्रुटि आ जाएगा। ठीक है, मापन में त्रुटि या हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहा था कि मापन त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो मापन त्रुटि यहां से ऐसे ज्ञात होगा। अब हमारा दूसरा आता है प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने को। तो प्रतिशत त्रुटि हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी हम जान लेंगे। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि अब कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसको भी हम सीख लेते हैं। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा हमें टाइम देंगे, थोड़ा सा मैं पानी पहले पी लूं। ठीक है, पानी थोड़ा सा मैं पी लूं पहले। ठीक है। चलिए जी, तो मापन त्रुटि तो हमने यहाँ पे आसानी से समझ लिया, मापन त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन कहा था, एक मापन त्रुटि, एक प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, अब इधर हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि का क्या फॉर्मूला होता है जी, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला ये होता है ना कि जो मापन त्रुटि है, ठीक है, जो हमारा मापन त्रुटि, जो त्रुटि हमारा आया है, तो मापन त्रुटि में, मापन त्रुटि बटे क्या होता है, वास्तविक मान, गुणे क्या होता है 100, गुणे क्या होता है 100 होता है। तो ये वैल्यू याद रखेंगे, माप प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू मापन त्रुटि बटे वास्तविक त्रुटि गुणे 100, ये हमारा होता है। अब इस फॉर्मूले पर अगर हम रख देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा प्रतिशत, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू मापन त्रुटि का मान कितना दिया है, 0.6 दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 0.6 दिए, थोड़ा सा गलत हमने कर दिया क्या, 0.06 होगा ना, क्योंकि छह में से जीरो चला जाएगा तो 6 जीरो, 3 में से 3 गया तो जीरो, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, 0.06 होगा। ठीक है, 0.06 होगा, ये गणना में थोड़ा गलत हमने कर दिया था। चलिए, अब वास्तविक मान कितना दिया है, वास्तविक मान हमारा दे दिया है 12.30 दे दिया है। और गुणे क्या हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा, गुणे हमारा ये 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधी बात है कि अगर ये 100 अगर इसमें गुणा हो जाएगा तो ये दशमलव है, 2 अंक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा 12.30। अब सीधी बात है कि अगर हम 12.30 से अगर 6 में हम भाग दे देंगे तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो 0.487804, इस तरीके से ये हमारा आता जाएगा। और इसी को परसेंटेज के रूप में अगर इसी को हम लिख देते हैं तो देख लीजिए, अगर इसको 2 अंक तक ले तो 4, 0.4, ये 7 है तो इस इधर को सभी को अंक को हटाने के लिए, सार्थक अंक करने के लिए, 7 है ना, मतलब 5 से अधिक है तो एक इसमें अधिक कर देते हैं, तो 8 है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, बाकी को छोड़ देते हैं तो ये हमारा 0.49%, 0.49% ये हमारा आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो इतने इतने प्रतिशत त्रुटि हमारा हुआ है, इतनी की त्रुटि हुई है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो दूसरा हमारा प्रतिशत त्रुटि भी हमने निकालकर आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना स्क्रीनशॉट। चलिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देख लीजिए, ये हमारा 10th नंबर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि 5.23 सेंटीमीटर को मीटर में और मिलीमीटर में बदलिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है, बट इसको भी स्टूडेंट नहीं कर पाते, तो आप समझिएगा कैसे होता है। देखिए यहाँ पे हमसे ये कह दिया कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, केवल हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पे ये जो हमारा 5.23 सेंटीमीटर है, इसको हमें क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो हम रूल क्या जानते हैं जी, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं,
हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी सेंटीमीटर है, अगर 1 सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, तो ये मीटर में हमारा चेंज हो जाएगा। 100 से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो सीधा हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। तो कोई भी अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 1 से भाग दे देंगे, तो वो मीटर में हमारा चेंज हो जाएगा। अगर ये भाग देते हैं तो 0.01 मीटर ये हमारा निकल जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये रूल्स है, हम ये जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से उसमें भाग दे देते हैं। तो ऐसे ही अगर ये हमारा ऐसे ही अगर 5.23 है, 5.23 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5.23 है, इसमें हम क्या कर देंगे, 100 से हम भाग दे देंगे, तो अब ये मीटर में हो जाएगा। अगर हम इसको इसमें भाग दे देते हैं तो ये अगर हम भाग देंगे तो जानते हैं कितना आएगा, 0.0523 मीटर, ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप भाग देकर देख लीजिए, इसको अगर इसमें भाग देंगे तो 0.0523 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा देख लीजिए, हमसे कहा था कि इतने सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो मीटर में हमने बदल दिया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूले की तरफ से हमने आपको बताया है कि ये फॉर्मूला होता है कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं। अब हमसे कह रहा है कि इतने को 5.23 सेंटीमीटर को अब हमें मिलीमीटर में बदलना है, तो अब हमें इसको क्या करना है, मिलीमीटर में बदलना है। ठीक है, तो हम चूंकि फिर यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं जी, हम ये जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। क्या होता है जी, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो अब बताइए, आप निकाल नहीं सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो अब जाहिर सी बात है अगर हमें निकालना है, सॉरी, अगर हमें इतने को हमें इतना मिलीमीटर में चेंज करना है तो हम क्या कर देंगे, इसका गुणा करा देंगे, तो कितना है, 5.23 है, 5.23 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो हम सीधा 10 से गुणा करा देंगे। तो जैसे ही 10 से गुणा करा देंगे तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ये 52.3 मिलीमीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं, 52.3 मिलीमीटर हो जाएगा। अब समझ रहे हैं कैसे होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर में 10 का गुणा किए तब हमारा 10 मिलीमीटर होगा। तो आपको याद रखना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो ऐसे ही 5.23 है, तो इसमें हम 10 का गुणा करा देंगे, तो जितना हमारा ये आएगा ना, इतना ये हमारा मिलीमीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं ये समझिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ है नहीं दोस्त, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल और साधारण सा जो क्या है, हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, जो न्यूमेरिकल है जिसको आपको तैयार करना है। अगला हमारा न्यूमेरिकल आ जाता है, अगला हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एक और आ जाता है, देख लीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है बट इंपॉर्टेंट है जी, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2.5 किलोग्राम है, आयतन 0.5 मीटर क्यूब है, तो घनत्व बताइए। तो हमारा लक्ष्य पता चल गया कि हमें घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। तो क्या क्या दिया है, तो वस्तु का द्रव्यमान दिया है, तो हम लिख देते हैं वस्तु का द्रव्यमान। तो वस्तु का द्रव्यमान जो हमें दिया हुआ है, द्रव्यमान को हम m से दर्शा देते हैं, तो कितना दिया है, 2.5 kg दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा हमें दिया है वस्तु का आयतन, वस्तु का आयतन, अब वस्तु का आयतन को v से हम दर्शा देते हैं, तो ये कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर 0.5 मीटर क्यूब दिया है। तो घनत्व हमसे पूछा जा रहा है, घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है जी, फॉर्मूला हम जानते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये हम फॉर्मूले से जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब सीधी बात है कि हम अगर इसमें मान रख देते हैं तो घनत्व, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान कितना दिया है, तो 2.5 दिया है, आयतन कितना दिया है, 0.5 दिया है।
अब इसको अगर हम देखें तो 5 पचे 25, मतलब ये सच क्या है ना, तो 5 पचे 25 मतलब 5 बार में ये कट जाएगा, तो केजी प्रति मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा घनत्व का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे भैया अगर ये 5 पचे 25 में कट जाएगा ना 5 बार में, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। तो 5 पचे 25 ऐसे भी समझ सकते हैं। और इसका मात्रक द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, तो वही केजी प्रति मीटर क्यूब लिख दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, बशर्ते आप जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता वो बताइए इतना इजी भी न्यूमेरिकल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि फॉर्मूला आप तैयार करें। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की ये जो हमारी 1.5-2 घंटे की जो भी हमारी क्लासेस हुआ है, मैं आशा करता हूं कि आपके क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ होगा, बहुत ही यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही हम आपकी पूरी फिजिक्स की और पूरी केमिस्ट्री का हम सभी वन शॉट वीडियो लाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराएंगे। मेरा 2 आवश्यक बात है जिसको आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहली बात आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ सभी वन शॉट वीडियो के माध्यम से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार करें। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि सभी हमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू मिल जाए, हमें एक शॉर्ट नोट्स मिल जाए जिसमें हमारे सभी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके परिभाषा हो, नियम हो, सिद्धांत हो, वो सब अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं तो क्लास 11th का हमने एक टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं। तो क्लास 11th का ये हमने टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं। इसमें हम क्या दे रहे हैं, तो इसमें हम क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए हम आपको 2 चीजों का नोट्स यहाँ पे हम दे रहे हैं। पूरी हम क्लास 11th के फिजिक्स की, यहाँ पे फिजिक्स की टॉपर नोट्स दिए जा रहे हैं और उसके बाद केमिस्ट्री की भी टॉपर नोट्स दिए जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या दिए जा रहे हैं। यह आपके फुल नोट्स नहीं है जी, ये आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, ये आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। पहले बात मैं बता दे रहा हूं, ये जो नोट्स होंगे वो इंपॉर्टेंट वाली नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट वाली नोट्स होंगे। यहां पे हम पूरी बुक की आपकी निचोड़ नहीं दे रहे, हम आपको पूरी बुक के इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन बता रहे हैं जिसको आप एक हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट स्ट्रेटजी है जिसको अपनाकर कम समय में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेनिफिट है जी। तो इसमें हम पूरी आपकी फिजिक्स के किताब के और पूरी आपकी केमिस्ट्री की किताब के सभी इंपॉर्टेंट आपकी परिभाषा को हम दे रहे हैं। लगभग फिजिक्स की भी 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा देंगे, केमिस्ट्री की भी लगभग 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा देंगे, लगभग 20 से ऊपर हम आपको इंपॉर्टेंट नियम देंगे फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, लगभग 20 से भी अधिक हम आपको इंपॉर्टेंट सिद्धांत देंगे जो कि बार बार आपसे पूछे गए हैं। तो ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही आपको ओनली 99 में फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी दिए जा रहे हैं। तो मात्र 99 रुपए है जी। अगर आप लेना चाहें तो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना है, कह दीजिएगा क्लास 11 फिजिक्स केमिस्ट्री की में टॉपर नोट्स चाहिए। जैसे ही मैसेज करते हैं स्कैनर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, पेमेंट करेंगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको फिजिक्स चैप्टर 2 की अगर वन शॉट वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जल्द ही इसको लाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।